एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और कक्षा 12 विषय भूगोल और भूगोल का खंड ऐप एक पूरा कर चुके हैं हम। 12 पाठ जो किससे संबंधित है? विश्व के भूगोल से संबंधित है, जिनके संदर्भ में पढ़ा। क्योंकि इस किताब में आपके क्या सिस्टम है, पहले विश्व, फिर इंडिया लेवल का यानी भारत का, देश का हमारे का, और फिर राजस्थान का है। तो अब दूसरा खंड शुरू हो चुका है, खंड ब भारत के संदर्भ में बात करेंगे। एक या दो पाठ, ये पाठ कुछ ऐसे हैं जो सीधे पढ़ने वाले, क्योंकि इनमें बहुत सारे आंकड़े हैं। अब जनसंख्या से संबंधित आपको पता है कितने आंकड़े होते हैं, कभी 2021 के 11 के 1 के 1991 के, तो इसको सीधा ही पढ़ना पड़ेगा। और उसकी अर्थव्यवस्था से संबंधित अगले कुछ दिन पढ़ेंगे। तो खंड ब भारत, जनसंख्या व अर्थव्यवस्था, कक्षा 12 विषय भूगोल तैयार हैं सभी विद्यार्थी। तो मैं यही आपसे दुआ करूंगा कि जो पीछे हमने खंड ऐप पढ़ा उसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना, दोबारा रिवाइज करते रहना, ताकि, क्योंकि आपको पता है अभी 31 अक्टूबर तक तो कोई विद्यालय नहीं लगेगा, और किसी की समस्या है वो स्कूल में आके संपर्क कर सकता है सर से। तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये श्योर है अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा होगी। क्योंकि अभी आपको पता है अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में स्कूल लग जाएगा। स्कूल लग जाएगा तो जो आपका मैटर पढ़ा होगा वो आपके काम का होगा। तो पढ़ते रहना साथ साथ में, जैसे आपको करवाया जाता है, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि आपको नंबर बनाने आपका टारगेट। बाद में सरकार ये नहीं कहेगी कि आपका टाइम बर्बाद हो गया क्या, क्योंकि सरकार ने टाइम दे रखा है, स्कूल ने टाइम दे रखा है ऑनलाइन क्लास लगाने का। तो आप ऑनलाइन क्लासें लगा रहे हो, आपकी कमी रहेगी अगर आपने नहीं पढ़ा तो। पढ़ना आपका कर्तव्य बनता है, आपको नंबर बनानेंगे। तो किसी ऐसे में रहना कि पेपर नहीं होंगे, पेपर होंगे। अर्धवार्षिक भी करवा सकती है सरकार, नहीं तो वार्षिक तो पक्के होंगे। तो चैप्टर पढ़ते रहना बढ़िया तरीके से, जो जो करवाया जाता है, और समझ में सारी चीज़ें आपको आ रही है मेरे हिसाब से, तो कोई कमी नहीं रहेगी कि समझ में नहीं, क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा। तो खंड ब में 13वां पाठ हमारा स्टार्ट हो गया। 12 पाठ हम क्लियर कर चुके हैं। जो जो बात बोर्ड पे बताने वाले होगी ना, मैं आपको बोर्ड पे भी बताऊंगा, ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि आपको बोर्ड पे नहीं बता, जो बात बोर्ड पे होगी ना वो बोर्ड पे जरूर बताऊंगा। लेकिन ये पाठ क्या है, सीधे पढ़ने वाले हैं। जैसे आंकड़े आ गए, आप देखो, भारत के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या का वितरण कैसे है, घनत्व कैसे है, वृद्धि कैसी है। ये तीनों चीजें तो आप जानते हो, क्योंकि विश्व में बता दिया कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या रहती है वो उसका वितरण हो गया। वितरण समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या रहती है, और वृद्धि, क्योंकि 10 सालों में जनगणना होती है, कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई वो वृद्धि पर दर्शाती है। तो ये सारी हमने वैसे चीजें ये समझ ली। अब भारत के संदर्भ में आंकड़े पढ़ने क्या है, वो तो क्या थे, विश्व के संदर्भ में आंकड़े थे। तो स्टार्ट करता हूं। देखिए, किसी भी राष्ट्र का विकास उसके प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है, करेगा ना। देश की प्रकृति प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के उचित अनुपात पर निर्भर करती है। भारत का विश्व क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4%। ये आंकड़े याद रखना, हमेशा या आपको काम देंगे, क्योंकि जनाब कोई क्षेत्रफल बढ़ेगा घटेगा तो नहीं, वही है। तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, यानी टोटल 100% पृथ्वी पर जगह है ना, उसका 2.4% हमारे भारत में है। परंतु विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल तो है 2.4, आंकड़ा फिक्स है। और पूरे विश्व की जो जनसंख्या है ना, अब जैसे पूरे विश्व की जनसंख्या मैं आपको लगभग 2013 के आंकड़े, 2011 के आंकड़े के अनुसार बताता हूँ, 7 अरब के पार पहुंच गई। तो हमारे भारत की जो है वो आपको पता है 2011 के अनुसार तो 1 अरब 21 करोड़ है, और अब हो सकता है 1 अरब 30 करोड़ के आसपास पहुंच गई। तो वो प्रतिशत है, 7 अरब से अधिक है, उसका 17.5% हमारे भारत में। दोनों अलग अलग है। चीन के बाद भारत 121.01 करोड़ 2011 की जनगणना के साथ विश्व का दूसरा अधिकतम आबादी वाला देश। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में, भारत में 2 नंबर पे, याद रहेगा। संसाधनों की उपेक्षा जनसंख्या का अधिक घनत्व होने पर प्राय राष्ट्र के आर्थिक विकास की दर धीमी रहती है। भी जाहिर सी बात है कि जनसंख्या ज्यादा होगी और संसाधन कम होंगे तो विकास कम ही होगा। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में देखो क्षेत्र संसाधन ज्यादा है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। पता है आपको, भारत की जनसंख्या तो है 1 अरब 30 करोड़ के आसपास अब वर्तमान में, लेकिन अमेरिका में सारी ऊपर वाली है 30 करोड़ ही है, देख लो। और हमारे से 5-6 गुना बड़ा है अमेरिका, सारे संसाधन वहां पे विकसित है। इस कारण भू क्षेत्रीय संसाधनों की तुलना में भारत की जनसंख्या अनुकूलतम सीमा को पार कर विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गई है। भारत जैसे विकास उन्मुख मतलब विकास कर रहा है देश के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, देख लेना। बेरोजगारी तो है ही, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी है, भूखमरी तो अपने आप ही होगी बेरोजगार रहेंगे तो, और निम्न जीवन स्तर होगा ही, 2 टाइम का खाने मिलेगा और कुछ है नहीं। और कोरोना में तो आपने हालत देख ही ली होंगी। जैसी देश व्यापी समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, इस अध्याय हम भारत की जनसंख्या के वितरण,
घनत्व और वृद्धि की विवेचना करेंगे। समझ में आ गई बात, तीनों चीजें। देखिए, जनसंख्या वितरण, भारत की जनसंख्या एक प्रमुख विशेषता उसका असमान वितरण। असमान का मतलब कहीं पर्वत है तो इस प्रकार की जनसंख्या की, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं तटीय प्रदेश है। तो जहां अनुकूल होगी, मैंने आपको पहले बताया था, सारी चीजें बता चुका हूं, जहां अनुकूल वातावरण होगा वहीं जनसंख्या निवास करेगी। अब मैदान है और कृषि क्षेत्र होते हैं, नदियों के किनारे ज्यादा जनसंख्या रहती है क्योंकि वो अनुकूल है, तो वहां घनत्व ज्यादा हो गया। पठार पर्वत है, वहां पे जनसंख्या कम है क्योंकि वह अनुकूल नहीं है, तो असमान तो वितरण होना ही है। देश के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे 5 राज्यों में देश के 30% क्षेत्र पर राष्ट्र की 50% जनसंख्या निवास करती है। समझ में आई बात, क्या कह रहे हैं? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, 5 जो राज्य है, उनकी पूरी हमारी जो टोटल 100% क्षेत्रफल है उसका 30% क्षेत्रफल इन 5 में है। और 100% मान लो 1 अरब में से 50 करोड़ जनसंख्या इन 5 के अंदर है। ठीक है, 50 करोड़, तो यानी कहने का मतलब 50% जनसंख्या निवास करती है। सबसे ज्यादा आपसे पूछे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा राजस्थान है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? यूपी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर देखियो, वहीं उत्तरी और उत्तरी पूर्वी 10 पर्वतीय राज्यों में, जो उधर वाले है ना, मणिपुर, नागालैंड, असम है, पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल क्या, इधर सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल है। याद रखना, एक तो 28 राज्य याद रखने, कहाँ कहाँ है, नक्शा भरना आना चाहिए आपको। देश के 16% क्षेत्र है वहां पर, और 4% से कम जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको पता है कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो ये कंफ्यूज मत होना। किसी भी देश में जनसंख्या का वितरण वहां की भौगोलिक कारकों पर निर्भर करेगा। सामान्य रूप से मानवीय संसाधन को जीविका चलाने के लिए रोजगार के साधनों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि समतल मैदान सघन बसे हुए क्षेत्र हैं, जो अन्य पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। वितरण की दृष्टि से मैदान क्षेत्र अपना प्रथम स्थान रखते हैं। सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र में, क्यों? क्योंकि अच्छी सिंचाई होती है, अच्छा जल मिलता है, अच्छी कृषि होती है, तो लोग रहेंगे, खाद्यान्न उनको मिलेगा, रोजगार के साधन होंगे, उद्योग धंधे वहाँ होंगे, तो जाएंगे लोग, अपने भी जाने की कोशिश करेंगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, अब मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, देखो ये है भारत, ठीक है, ऐसे मान लो ये भारत है। अब ये मध्यवर्ती क्षेत्र आ गया, मध्यवर्ती में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये कुछ छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, ये सारा मध्यवर्ती के अंदर आता है, पंजाब का कुछ क्षेत्र। देखो इसमें क्या है, देखो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना है, 10 साल हो चुके हैं, 19.96 करोड़ जनसंख्या है। पंजाब में 27.7 करोड़ है, बिहार में 10 पॉइंट, ये 27 नहीं ध्यान रखना, 17 है, 17 से ही कम है ध्यान रखना। बिहार में 10.38 करोड़, पश्चिम बंगाल में 9.13 करोड़, हरियाणा में 2.54 करोड़ है, और राजस्थान में 6.86 करोड़ जनसंख्या वितरण सर्वाधिक है। यहाँ भी ये 6.7 पॉइंट के आसपास होगा, ध्यान रखना, थोड़ी सी उल्टे सीधे दे रखे हैं यहाँ पे आंकड़े। और अब ध्यान रखना, अगले 2-3 पाठों में बहुत गलतियाँ होगी, गलतियाँ खूब होगी आंकड़ों में, तब तो मैंने बोर्ड पर इनको करवाए नहीं, क्योंकि आंकड़े फिक्स नहीं है। देखो 19.4 में यहाँ 27 दे दिया, पंजाब में 27 थोड़ी है, यहाँ मानो 17.7 करोड़, बिहार में 10.8, यहाँ 9.13, हरियाणा में ये 2.54 नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती है, ये लगभग आप मान के चलो 7.54 के आसपास होगी, और राजस्थान में 6.86 है ही। में जनसंख्या का वितरण सर्वाधिक है, देश की 42.7% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। कौन से? मध्यवर्ती क्षेत्र में। जनसंख्या के वितरण में दक्षिण के पठार वाले राज्य अपना द्वितीय स्थान रखते हैं, जैसे महाराष्ट्र में 11.24 करोड़, यानी अलग अलग इलाके बांटे हैं। मध्य प्रदेश में 7.26 करोड़, कर्नाटक में 6.11 करोड़, आंध्र प्रदेश में 8.47 करोड़। में जनसंख्या का अधिकतम वितरण शहरी क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग आंकड़े होते हैं। तीसरी श्रेणी में भारत के वे समुद्री तटीय क्षेत्र, समुद्री तट तो समझते हो ना, मैंने बहुत बार बता दिया, ये समुद्र तट का इलाका होता है। ये उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, ये इधर वाले असम वाले, इधर ये ऐसे ना वो है, और राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल, अपने वाला मरुस्थल। भाग सम्मिलित है, यातायात सुविधाओं का अभाव है यहाँ पे, प्राकृतिक और धरातलीय विषमता के कारण जनसंख्या की कमी दृष्टिगोचर होती है। भारत में जनसंख्या वितरण में विषमता तथा क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। वास्तव में जनसंख्या वितरण अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जननांकीय, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है।
सारणी 13.1 में जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े और पहलू वर्णित है, जबकि मानचित्र 13.1 में जनसंख्या के वितरण को दर्शाया गया। अब ये बड़ी सारणी है, देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सारे देख लो, इतनी इतनी वृद्धि वगैरह हुई है तो ज़्यादा नहीं है, लास्ट वाला देख लेना अपने। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है 2001 से 2011 के बीच 17.64%, और ये हमारी जनसंख्या है 1 अरब 21 करोड़, जिसमें लगभग 62 करोड़ के आसपास पुरुष है और महिला है 58 करोड़ के आसपास। इतना क्या आंकड़ा याद रखना, सारणी रखना। और ये देख लो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली। अब ध्यान रखना, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, यहाँ कितने हैं ये 7, अब कितने हो गए 8। और दिल्ली भी है, लक्षद्वीप भी है, पांडिचेरी है, एक और कौन सा बना दिया, जम्मू कश्मीर बना दिया और लक्षद्वीप बना दिया। इन दोनों को तो बना दिया, पहले देखो 7 थे, इन दोनों को बनाया तो कितने हो गए 9 हो गए। फिर क्या किया सरकार ने, इस दमन द्वीप और दादर नागर हवेली है ना, पहले 9 थे, इस दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को इकट्ठा कर दिया, अब कितने बच गए 28, ये 8 बच गए। राज्य कितने हमारे 28 राज्य है, केंद्र शासित के प्रदेश हो गए 8। ये आंकड़ा याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्या कई बार क्या होता है, घर में होता है या कोई हम पूछ लेते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो 12वीं में, हम कहते हैं भूगोल है हमारे पास, या अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी है। कोई ऐसा कई बार इस तरह का पुरुष होता है, वृद्ध पुरुष भी हो सकता है, उसको थोड़ा नॉलेज होता है, वो किताबी ज्ञान होता है उसको, वो पूछ लेता है तुम बता रहे हमारे भारत में कितने राज्य, हम कहते हैं 29 राज्य, ध्यान रखना 28 है। हमारी बेइज्जती हो जाती है कि तू 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, तेरे को अब तो वर्तमान में ये पता नहीं है कि राज्य कितने हैं। फिर वो पूछ लेता है केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 है। ठीक है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो किताब से या न्यूज से अट्रैक्ट रखते हैं और वो पूछने की कोशिश करते हैं। कई बार अपने घर पे रिश्तेदार आ जाता है या कोई और पूछ लेता है, वो पूछता है कौन सी क्लास में, 12वीं में, अपने बड़े गर्व से कहते हैं, और फिर अंग्रेजी में और बोल देते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी मेरे पास सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसका वर्तमान चीजें पता होना चाहिए, आपको पता होगा तो हम जवाब दे सकते हैं, नहीं तो क्या है कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो, एसवी स्कूल में पढ़ते हो, प्रशंसा कर देते हैं इतना बड़ा स्कूल ऐसे वैसे, और जब क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं मैं आता ही नहीं। तो एक तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं पता होना चाहिए। हमारी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, वृद्धि कितनी हुई है, लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात 943 है, ध्यान रखना 1000 के पीछे होता है, हमें पता होना चाहिए, कब भी पूछा जा सकता है। और कोई भी विद्वता दे तो ये चीज़ें आपको पता होगी ना, तो आपको ऐसे महसूस नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार चलते फिरते कोई पूछ लेता है, तो इन चीज़ों का ज्ञान होना आपको जरूरी है। ठीक है, ये नक्शे में आप देख सकते हो अलग अलग क्षेत्रों की दर्शाई गई है, सघन जनसंख्या क्षेत्र वाले जो बिंदी वाले दे रखे हैं, और मध्यम ये बीच वाले आगे, और निम्न ये निम्न आसपास के मरुस्थल वगैरह क्षेत्र में आगे, याद रखना इनको। ये कारक स्थान और काल के संदर्भ में परिवर्तनशील होते रहते हैं। यह भी निश्चित है कि इन कारकों का एकाकी रूप में नहीं अपितु सामूहिक रूप से प्रभाव पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर है, ध्यान है, कृषि पर निर्धारित है, 60 से 70% जनसंख्या कृषि पर संलग्न है। अच्छी कृषि के विकास में सहायक तत्व भी जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करते हैं। अब बात आती है, जैसे विश्व में बड़ा था ना, सेम वही भारत में है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण को अनेक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ विद्वान प्राकृतिक कारकों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्लार्क के मत में, क्लार्क एक भूगोलवेत्ता थे, आर्थिक व्यवस्था, तकनीक विकास, सामाजिक संगठन, सरकारी नीति आदि कारक जनसंख्या वितरण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे नंबर 1 है जलवायु, मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इसमें पता ही है, विश्व की जनसंख्या में पढ़ा था। मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अत्यधिक शीतल, ज़्यादा ठंड होगी, अति उष्ण, ज़्यादा गर्मी होगी, अति आर्द्र, बहुत ज़्यादा उमस या आर्द्रता होगी। जलवायु मानव निवास और उसके क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त होती है। क्या ज़्यादा ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में रहते ही नहीं। 7 महाद्वीप है ना हमारे, 7 महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप में बर्फ ही बर्फ पड़ती है, वहाँ ये लोग रहते ही नहीं। अति उष्ण जो भूमध्य रेखा है ना, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से ऊपर 5-10 डिग्री और नीचे 0 से 10 डिग्री, वहाँ पे लोग बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती, रह ही नहीं सकते। मरुस्थल में लोग कम रहते हैं, थार के मरुस्थल अपने लोग कितने रहते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर कितने रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है। इसी कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान का शुष्क मरुस्थल, पूर्वी हिमालय बहुत कम आबाद है, बहुत कम मतलब बहुत कम जनसंख्या है, न के बराबर है। अभी उदाहरण दे देता हूँ मैं अरुणाचल प्रदेश का। पता है क्या, अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का अंतिम यानी पूर्वी राज्य, ये हमारा राजस्थान है,
ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व होता है, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। हमारे राजस्थान में तो 200 रह रहे हैं, क्योंकि सही सही है, ना ज़्यादा गर्मी ना ठंड। दिल्ली में आपको पता है कितने रह रहे हैं। दिल्ली में एक वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है चारों तरफ 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, 11,000 लोग रहते हैं। देखो राजस्थान में 200 ही, और दिल्ली में 11,000, बिहार में 10,000 कुछ। ठीक है, बात आई बिहार में 10,000 कुछ, अरुणाचल प्रदेश में 17 ही लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, 17 ही। हमारे जैसलमेर जिले में 17 ही रहते हैं, अंदाजा अंदाज को। हमारे गंगानगर में 170 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में 170 रहते हैं। अंतर है कि नहीं जलवायु का। यहाँ खूब ठंडी है, खूब ठंड है। अब मैं बता देता हूँ, मेरा अंकल जी का लड़का है, वो आर्मी में लगा हुआ, अरुणाचल प्रदेश है, एकदम यहाँ पे बॉर्डर पे ऊपरी सीमा पे है। वो कहता है हमें कभी इंसान तो हम देखते ही नहीं है, यानी हमारे फौजी हैं, बाकी जनता कहाँ रहती है, रहती नहीं है बिल्कुल, यानी बहुत दूर दूर तक हम लोगों को देखते ही नहीं, ऐसी कंडीशन है। और यहाँ देखो दिल्ली में अच्छी कृषि होती है, अच्छे उद्योग धंधे हैं, अनुकूल है, तो यहाँ लोग रहते हैं ना। तो 1 किलोमीटर में 11,000 रहते हैं। देखो आपने देखा ना, बड़ी बड़ी इमारतें होती है, 20-20 मंजिला होती है, वहाँ लोग रहते हैं। राजस्थान में कुछ ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है, राजस्थान का जनसंख्या कम है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसमें मरुस्थल वगैरह आ जाते हैं, अरावली पर्वतमाला आ जाती है। तो ये तरीका है। ये देखो, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ तो देखो 200 रह रहे हैं, यहाँ 11,000 रह रहे हैं, 10,000 रह रहे हैं, यहाँ 17 ही रह रहे हैं, 17 ही रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, तो अंतर आएगा, ऐसे अंतर आता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात जो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ सारी। और तराई के क्षेत्र अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण आबाद है। तराई का क्षेत्र जहाँ दलदली क्षेत्र है, पेड़ पौधे हैं, वहां जनता थोड़ी रहती है। 2 नंबर है धरातल, जटिल भूम्यकृति वाले क्षेत्रों में। जटिल भूम्यकृति मतलब इस तरह के प्रदेश जहां मनुष्य रह नहीं सकता, अल्प जनसंख्या मिलती है। विषम धरातल वाले क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी, कृषि कार्यों में कठिनाइयां, परिवहन की बाधा और अलग थलग स्थिति के कारण आबादी कम पाई जाती है। फिर देखो जल प्राप्ति, मानव जीवन में क्रियाकलापों का आधार जल रहा है। उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व पूर्व से और पश्चिम की ओर घटता जाता है। अपने पश्चिम के क्षेत्र कम बारिश होती है। राजस्थान के शुष्क उत्तर पश्चिम भाग में नहर द्वारा जल पूर्ति होने के कारण अपेक्षाकृत घनी आबादी है। हमारे इलाकों में जनसंख्या रह रही है ना, कारण पता क्या, इंदिरा गांधी नहर है। अगर इंदिरा गांधी नहर नहीं होती तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे टिब्बे टिब्बे होते बड़े बड़े। प्राचीन काल में ही नदी घाटियों व डेल्टाओं में सघन जनसंख्या का जमाव रहा। उदाहरण सिंधु घाटी, सिंधु नदी है, उसके किनारे सभ्यताएं मिली है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, आप इतिहास में पढ़ते हो। तो नदियों के किनारे जहाँ जल ही जीवन है, आपको पता ही है, जल जरूरी है। जल होगा तो अपने आप भोजन मिलेगा, वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे किसी प्रकार से। खनिज संसाधन, खनिज संपन्न क्षेत्रों में औद्योगिक व आर्थिक विकास की उत्तम संभावनाएं मनुष्य के लिए आकर्षण होती है। इसी कारण दामोदर घाटी, ये दामोदर घाटी झारखंड पश्चिम बंगाल का इलाका है ना, वहाँ पे है। छोटा नागपुर भी वहीं है। कोलार क्षेत्र कर्नाटक में है, तो वहाँ जनसंख्या खूब रहती है। परिवहन की सुविधा, सीधी बात है, मैदानी भागों में पर्वतों और पठारों की अपेक्षा परिवहन की सुविधाएं अधिक होती है। जहाँ सुविधा अच्छी होगी लोग ज्यादा रहेंगे। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक, जनसंख्या के संकेंद्रण में सामाजिक मनोवैज्ञानिक धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों की भी निश्चित भूमिका होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ अपनी संस्कृति के लोग रहेंगे वहीं जाके रहेंगे ना, या उल्टे सीधे जाके सीधे रह जाएंगे। हम देखेंगे भी हमारा समाज कहाँ पे है, जाति कौन सी है। आजकल आपने देखा ना, कोई जमीन लेता है ना तो देखता है कि इस गांव में जमीन ले, यहाँ ले, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की जाति रहते हैं, वो जरूरी है। तो इन कारकों में सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, शिक्षा, चिकित्सा, जातिवाद, धार्मिक संरचना, सामाजिक और धार्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। ये कारक प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। 7 नंबर है राजनीतिक और आर्थिक कारक भी होना चाहिए। राजनीतिक उथल पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि राजनीतिक कारक, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण आदि आर्थिक कारण भी जनसंख्या वितरण की क्षेत्रीय भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। जहाँ शांति होगी वहीं लगे। अब जम्मू कश्मीर में जहाँ बॉर्डर पे आतंकवादी आते हैं, वहां जाके आप रह लोगे क्या? नहीं रहोगे, क्योंकि आपको इस तरह का माहौल चाहिए भी अपना बढ़िया जीवन यापन हो सके। उदाहरण के लिए भारत के समीपवर्ती राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम में आतंकवाद बढ़ने के कारण जनसंख्या धीरे धीरे स्थानांतरित हो रही है, दूसरी जगह जा रही है। अभी मैंने उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है, ये कारण, ठीक है, ये कारण हो गए। अब कल हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व। बात मेरी सारी समझ में आ गई होगी, मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन आ गया ना पेपर में, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहले पॉइंट याद होने चाहिए, जलवायु, धरातल, जल प्राप्ति, खनिज संसाधन, परिवहन की सुविधा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक, राजनीतिक आर्थिक। ये 7 पॉइंट अगर याद है ना, तो उनके अंदर आप किस प्रकार से अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से बना के लिख सकते हो।
अगर पॉइंट ही उल्टे गलत लिख रहे हो आप जनसंख्या वितरण और आपने डाल दिया जनसंख्या वृद्धि के, जनसंख्या घनत्व के, तो वो एग्जामिनर देख लेगा ये तो क्या मार रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, इसको मत नंबर दो। एग्जामिनर प्रभावित होना चाहिए, प्रभावित होगा तो ऑटोमेटिक आपको नंबर दिए जाएंगे। तो ठीक है, कल हम जनसंख्या घनत्व